नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच खास खबरों पर नज़र डालने के साथ। पोल खुलने के बाद फेसबुक ने बीजेपी नेता को किया प्रतिबंधित। 2 डॉक्टरों ने बताया सुशांत भारी डिप्रेशन में थे, दवाएं बंद कर दी थी। मीडिया के खिलाफ पूर्व पुलिस अफसरों ने कोर्ट का रुख किया। 118 चीनी ऐप पर रोक से भड़का चीन, कहा गलती सुधारे भारत। सरकार ने नहीं होने दी पीडीपी नेताओं की बैठक, घरों में किया नज़र बंद। खास खबरों पर नज़र डालने के बाद अब वक्त है बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। लेकिन उसके पहले आपसे गुजारिश यही है कि अगर आप चाहते हैं कि स्वतंत्र पत्रकारिता फले फूले तो उसके साथ आइए, उसकी ताकत बनिए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और अपनी पसंद की कोई भी सदस्यता चुन लीजिए। हमें उम्मीद है कि स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए आप ऐसा ज़रूर करेंगे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबरों का विश्लेषण शुरू करते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर, सबसे अहम खबर सबसे पहले लेते हैं। बीजेपी फेसबुक हेट स्पीच के विवाद के बीच हैदराबाद के बीजेपी विधायक टी राजा सिंह के खिलाफ कार्रवाई की गई है। फेसबुक ने टी राजा सिंह का अकाउंट बैन कर दिया है। फेसबुक के प्रवक्ता ने कहा कि टी राजा सिंह को फेसबुक के नियमों का उल्लंघन करने के लिए बैन किया गया है। प्रवक्ता ने कहा कि विधायक की ओर से जारी होने वाला कंटेंट नफरत और हिंसा को बढ़ावा देने वाला था। टी राजा की हेट पोस्ट के मामले में विवाद तब शुरू हुआ था जब मशहूर अमेरिकी पत्रिका वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक खबर में दावा किया था कि फेसबुक ने बीजेपी से जुड़े लोगों की नफरत फैलाने वाली पोस्ट को नहीं हटाया। अखबार ने कहा था कि ऐसे कम से कम 3 मामले सामने आए हैं। इस खबर के सामने आने के बाद से ही भारत की सियासत में भूचाल आया हुआ है। इस विवाद के चलते बुधवार को फेसबुक के इंडिया ऑफिस के अधिकारियों को आईटी मामलों की संसदीय समिति के सामने पेश होना पड़ा था। इसे लेकर उनसे सवाल पूछे गए थे। इस समिति के अध्यक्ष कांग्रेस नेता शशि थरूर हैं। उसके बाद से ही चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि बीजेपी थरूर को समिति के अध्यक्ष पद से हटाने पर तुल गई है। मौजूदा स्थायी समिति का कार्यकाल खत्म होने वाला है और नई समिति का गठन 12 सितंबर को होना है। नई समिति का अध्यक्ष भी नया होगा और इस तरह शशि थरूर की विदाई हो सकती है। इसके पहले झारखंड से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और राजस्थान से सांसद पूर्व मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ फेसबुक के मुद्दे पर ही शशि थरूर को पद से हटाने की मांग कर चुके हैं। तो 2 मुद्दे इसमें मिले हुए हैं। एक तो यह है कि फेसबुक ने आखिरकार कार्रवाई की, लेकिन प्रश्न उठता है कि उसने ये कार्रवाई अभी क्यों की है। कार्रवाई इसलिए की है कि अब उस पर दबाव पड़ रहा है। चारों तरफ से उसकी पोल खुल गई है, उसका पर्दाफाश हो गया है कि कैसे वो बीजेपी के साथ मिलकर बीजेपी नेताओं की जो घृणा फैलाने वाली, हिंसा फैलाने वाली पोस्ट हैं उनको बख्श रहा था, उनको हटा नहीं रहा था और ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं कर रहा था। अंकी दास का पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आ चुका है, जो इसकी भारत में डायरेक्टर थी, पॉलिसी डायरेक्टर हैं बल्कि, उनका कच्चा चिट्ठा आ गया कि कैसे वो इन नेताओं का बचाव कर रही थी, कैसे बीजेपी को प्रमोट करने के लिए काम कर रही थी, उनके जो इलेक्शन कैंपेन उसके लिए काम कर रही थी। तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ चुकी थी। ये टी राजा सिंह दरअसल जिस तरह की उसने पोस्ट डाली है उसके आधार पर तो उनको जेल में होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि रोहिंग्या मुसलमानों को गोली मार देना चाहिए और मस्जिदों को गिरा देना चाहिए। ये इतने भड़काऊ बयान हैं, इतने उत्तेजना पैदा करने वाले बयान हैं, दंगे कराने वाले बयान हैं, हिंसा पैदा करने वाले बयान हैं कि उनको तुरंत गिरफ्तार करके जेल में ठूंस देना चाहिए था। लेकिन भारत सरकार ऐसे लोगों को ख़ास नज़रों से देखती है, इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये तो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो पोल खोल दी है फेसबुक की, उसके बाद ये मजबूरन
फेसबुक को ऐसा करना पड़ा है, जबकि अभी तक वो डिफेंड कर रही थी। ये साल भर पुरानी, साल डेढ़ साल पुरानी कहानी है जिस पर कार्रवाई अभी की गई है। तो बहुत साफ है कि फेसबुक सरकार के साथ, बीजेपी के साथ मिलकर खेल खेल रहा है और अब जब पोल पट्टी खुली है तो ये कार्रवाई की है। और इसका दूसरा हिस्सा शशि थरूर, जिन्होंने कहा कि फेसबुक को बुलाया जाएगा, उससे पूछा जाएगा, उनको हाजिर होना पड़ेगा कि वो क्यों इस तरह का भेदभाव, पक्षपात कर रहा है और इस तरह की पोस्ट को क्यों नहीं हटा रहा, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। तो जाहिर है कि बीजेपी, जिसकी यारी है फेसबुक से, उसने उसको डिफेंड करने के लिए शशि थरूर पर हमले शुरू कर दिए और जाहिर है कि वो उनके निशाने पर हैं। शशि थरूर ने अभी फेसबुक के जो भारत के प्रभारी हैं उनको बुलाया था, उनकी ख़ास वहाँ पर आवभगत की गई ताकि उनसे चीज़ें निकलवाई जा सकें, जमकर ग्रिलिंग की गई, उनसे तीखे सवाल पूछे गए और वो सिलसिला अभी भी जारी है। तो शशि थरूर निशाने पर हैं और ऐसा हर व्यक्ति निशाने पर है जो सच बोलेगा या सच उगलवाने की कोशिश करेगा और बीजेपी की जो ये मिली भगत है उसको उजागर करने में के लिए सक्रिय होगा। और अब आज की अगली खबर का रुख करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत का इलाज करने वाले 2 डॉक्टरों, ये दोनों मनोचिकित्सक हैं, के बयान से अदालत से बाहर ही रिया चक्रवर्ती को दोषी साबित करने पर तुले लोगों और मीडिया को ज़बरदस्त झटका लगा है। दोनों डॉक्टरों ने साफ कह दिया है कि सुशांत डिप्रेशन, एंग्जाइटी और बाईपोलर डिसऑर्डर के शिकार थे। ये सारे मनोरोग हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि सुशांत अस्तित्व के संकट का सामना कर रहे थे, उनको एक एक मिनट कई दिनों के बराबर लगता था। दोनों डॉक्टरों का ये बयान सुशांत की मौत के बाद मुंबई पुलिस ने रिकॉर्ड किया था। इससे पहले मुंबई पुलिस को दिए रिकॉर्ड में सुशांत की 2 बहनों ने भी स्वीकार किया था कि उन्हें 2013 से ही सुशांत की मानसिक दिक्कतों की जानकारी थी। इससे पहले सुशांत की अपनी बहन प्रियंका से व्हाट्सएप चैट में भी बात सामने आई थी कि उनकी बहन ने डिप्रेशन, एंग्जाइटी वाली दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन उन्हें भेजा था। मुंबई पुलिस द्वारा रिकॉर्ड किए गए ये सारे बयान सीबीआई को सौंप दिए गए हैं और केंद्रीय एजेंसी ही पूरे मामले की जांच कर रही हैं। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार एक मनोचिकित्सक ने पुलिस को बताया, जब मैंने पूछा कि कहने के बावजूद उन्होंने दवाई लेना शुरू क्यों नहीं की तो वो हंस कर रह गए और कुछ भी नहीं कहा। मैंने उनसे नियमित रूप से दवाइयाँ लेने को कहा। मैंने उन्हें सांत्वना दी और मिस रिया से कहा कि वो देखें कि सुशांत सिंह राजपूत नियमित रूप से दवाएं ले रहे हैं या नहीं। रिया ने मुझे बताया कि वह उसकी बातें नहीं सुनते हैं और वो क्या कर सकती है। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने फ़ीस मांगी तो रिया चक्रवर्ती ने उन्हें कहा कि वो घर छोड़ रही हैं और उनके बारे में आगे के फैसले उनकी बहन लेगी। उन्होंने कहा, गंभीर एंग्जाइटी, गंभीर अवसाद और अस्तित्व के संकट का सामना कर रहे व्यक्ति की आत्महत्या के पीछे कई कारण हो सकते हैं। ये कारण मुख्य रूप से ऐसे व्यक्तियों के नकारात्मक विचारों से आते हैं। ऐसे व्यक्तियों में एक मजबूत भावना घर कर जाती है कि उसको अतीत में बड़ा नुकसान हुआ है और जिसे भरा नहीं जा सकता। ऐसी परिस्थितियों में यदि वो चलाए जा रहे इलाज को बंद कर देता है तो बीमारियां जटिल हो सकती हैं और चिकित्सा मनोरोग के अनुसार ये आत्महत्या का आखिरी कदम भी उठा सकता है। एक्टर की दूसरी जो साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर थी, उन्होंने बताया कि उन्हें सबसे पहले सुशांत की तरफ से कंसल्टेशन के लिए अक्टूबर 2019 में संदेश मिला था। डॉक्टर ने कहा कि जब वो मेरे पास आए थे तब तक उनकी बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। साइकियाट्रिस्ट ने कहा कि उनके लक्षणों से उन्हें बाईपोलर डिसऑर्डर होने की आशंका थी, जिसके बाद डॉक्टर ने बताया कि कई बार तो वो उससे बात करते करते रोते रहते थे। इसके अलावा खुद को लेकर बहुत ज़्यादा नकारात्मक महसूस करते थे। ऐसी हालत में शख्स मानसिक तौर पर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। दुखी व्यक्ति को खुदकुशी के विचार आने लगते हैं। तो इस बीच में पिछले 1.5-2 महीने में बहुत सारी अफवाहें, बहुत सारी अधकचरी जानकारियां हमारे मीडिया ने परोसी हैं और उसके आधार पर सुशांत सिंह की आत्महत्या को हत्या बताने की कोशिश की। हालांकि ये अभी कोर्ट में फैसला आना है और अभी जांच चल ही रही है, लेकिन जो कुछ भी मनोचिकित्सक बता रहे हैं, जो रिकॉर्ड अब सामने निकल कर आ रहे हैं, जो रिया चक्रवर्ती ने कहा है, उससे साफ लग रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत बीमार थे। उन्हें तरह तरह के मनोरोग थे और वो मनोरोग बहुत शुरुआती नहीं थे बल्कि काफ़ी बढ़ चुके थे और वो खुदकुशी की टेंडेंसी उनमें पैदा हो गई थी और जाहिर है कि इसी का अंतिम परिणति उनकी आत्महत्या के रूप में हो सकता है। तो ज़्यादा संभावनाएं अब इस बात की बन रही हैं। ये बेशक
हमारे चैनलों ने ये कोशिश की थी कि रिया चक्रवर्ती को ही खलनायिका बना के उन्हीं को हत्यारिन घोषित कर दिया जाए, उनके परिवार वालों को कटघरे में खड़ा कर दिया गया। लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें साफ़ होती जा रही हैं और उम्मीद करना चाहिए कि हमारी जो जांच एजेंसियां हैं जल्दी ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगी और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगली खबर लेते हैं। मुंबई पुलिस के खिलाफ दुष्प्रचार करने का आरोप लगाते हुए महाराष्ट्र पुलिस के मीडिया के खिलाफ 8 पूर्व डीजीपी और कमिश्नर रहे अफसरों ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। इन पूर्व पुलिस अफसरों की ओर से अदालत में याचिका दायर करके कहा गया है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में मुंबई पुलिस के खिलाफ गलत, द्वेषपूर्ण और झूठा मीडिया कैंपेन चलाया जा रहा है। इन पूर्व पुलिस अफसरों की ओर से याचिका में कहा गया है कि इस मीडिया अभियान और गलत रिपोर्टिंग का उद्देश्य जानबूझकर मुंबई पुलिस की छवि को खराब करना है। उन्होंने कहा है कि टीवी चैनलों का एक वर्ग अपनी पक्षपात रिपोर्टिंग और झूठे प्रोपेगेंडा को चलाकर केंद्रीय एजेंसियों द्वारा की जा रही जांच को बदलने की कोशिश भी कर रहा है। याचिका में कहा गया है कि कुछ टीवी चैनल के एंकर 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन मुंबई पुलिस, इसके आयुक्त, जोन के डीसीपी और अन्य अफसरों के खिलाफ उनका नाम लेकर बहुत ही अभद्र तरीके से अपमानजनक अभियान चला रहे हैं। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में मीडिया का एक वर्ग पहले रिया चक्रवर्ती को हत्यारा बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब सीबीआई को अभिनेत्री के खिलाफ कुछ नहीं मिला तो वह अब मुंबई पुलिस के खिलाफ जहर उगलने में लग गया है। कुछ टीवी चैनलों द्वारा अपने कार्यक्रमों में पूछा जा रहा है कि मुंबई पुलिस ने जब जांच उसके हाथ में थी तो उसने क्या किया। यहाँ बताना ज़रूरी हो गया कि मुंबई पुलिस की तुलना स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस से की जाती है और ये बेहद प्रोफेशनल पुलिस मानी जाती है जो कई अनसुलझी गुत्थियों को सुलझा चुकी है। बता दें कि पिछले हफ्ते भी सुशांत मामले में मीडिया ट्रायल को रोके जाने की मांग को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। पिछले महीने ही सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत को लेकर उल जलूल खबरें चलाए जाने पर उनके पिता सतीश सालियान मीडिया पर बुरी तरह भड़क गए थे। उन्होंने मुंबई पुलिस को खत लिखकर कहा था कि उनकी बेटी की मौत कैसे हुई इसे लेकर मीडिया में झूठी खबरें चलाई जा रही हैं। खत में उन्होंने लिखा था, दिशा के रेप और मर्डर की खबरें मनगढ़ंत हैं और मीडिया का एक वर्ग उनका और उनके परिवार का मानसिक उत्पीड़न कर रहा है। तो आप देखिए मीडिया का चरित्र किस तरह का है और उससे नाराज़ होना स्वाभाविक है। उन पुलिस अधिकारियों का जो उस पुलिस से जुड़े हुए हैं उस पर जिस तरह से बिना किसी सबूत के एक अभियान चला रहे हैं कुछ चैनल, ख़ास तौर पर आप नाम जानते हैं उनका, और कुछ एंकर जो प्राइम टाइम में ये बताने की कोशिश करते हैं कि देश क्या जानना चाहता है वगैरह वगैरह, ये लगातार अभियान चला रहे हैं। पहले रिया चक्रवर्ती के खिलाफ अभियान चलाने की कोशिश की, लेकिन जब वो बात आगे नहीं बढ़ पाई और रिया चक्रवर्ती के इंटरव्यू ने उनकी हवा निकाल दी तो अब पुलिस को कटघरे में ले रहे हैं, पुलिस पर निशाना साध रहे हैं। और ये बहुत गलत तरीका है। ये जर्नलिज्म नहीं है, ये एक तरह की टैबलॉइड जर्नलिज्म है, एक तरह की पीत पत्रकारिता है। और ये एंकर और ये चैनल पीत पत्रकारिता कर रहे हैं, सेंसेशनल जर्नलिज्म कर रहे हैं, लोगों की निजी ज़िंदगियों में दखल दे रहे हैं, उनको बदनाम कर रहे हैं, उनको सार्वजनिक रूप से अपमानित कर रहे हैं। ये बहुत ही घृणास्पद रूप है पत्रकारिता का, इसका जितनी भी निंदा भर्त्सना की जाए कम है। और आइए अब अगली खबर लेते हैं। चीन ने भारत के 118 चीनी ऐप्स को बैन करने के फैसले पर ऐतराज़ जताया है और भारत से अपनी गलती सुधारने को कहा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के अनुसार चीन के वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता गाओ फेंग ने कहा कि भारत राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे का दुरुपयोग कर रहा है और इसका ये कदम विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के नियमों का उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा कि चीन की सरकार हमेशा चीनी कंपनियों से अंतर्राष्ट्रीय नियमों और स्थानीय कानूनों का पालन करने के लिए कहती रही है। प्रवक्ता गाओ फेंग ने कहा, भारत की कार्रवाई से न केवल चीनी निवेशकों और सेवा प्रदाताओं के वैध अधिकारों और हितों का उल्लंघन होता है, बल्कि इससे भारतीय उपभोक्ताओं के हितों का भी नुकसान होता है और भारत में एक खुली अर्थव्यवस्था में निवेश करने के माहौल पर भी बुरा असर पड़ता है। भारत ने डाटा सुरक्षा जोखिम का हवाला देते हुए बुधवार को पॉपुलर वीडियो गेम PUBG समेत 118 मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया था।
चीन ने भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट को लेकर भी तंज कसा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि -24% GDP होने के साथ भारत सरहद पर तनाव नहीं झेल पाएगा। ग्लोबल टाइम्स के लेख में लिखा गया कि भारत की अर्थव्यवस्था डूब रही है और ऐसा लगता है कि मोदी सरकार इसे ठीक करने के बजाय इसे और गर्त में ले जा रही है। संकट की इस घड़ी में सरकार अर्थव्यवस्था सुधारने के बजाय हथियार खरीदने पर जोर दे रही है। हथियार खरीदने का संबंध जियोपॉलिटिकल हो सकता है, भू राजनीतिक हो सकता है, लेकिन ये अर्थव्यवस्था के लिहाज से सही साबित नहीं होता है। भारत की मौजूदा अर्थव्यवस्था से लगता है कि देश सरहद पर तनाव लंबे समय तक नहीं झेल सकता है। तो भारत ने पहले भी बहुत सारे ऐप्स पर बैन लगाया था, चीनी ऐप्स पर, अब फिर लगाया है। जाहिर है कि चीन की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ रहा है, इसलिए वो तिलमिलाया हुआ है और उसने भारत को एक तरह से धमकाया है कि अगर उसने अपने इसमें कदम में बदलाव नहीं किया तो जाहिर है कि वो भी एक प्रतिशोधात्मक कार्रवाई कर सकता है। ये एक तरह से उसने संकेत दिए हैं। लेकिन चीन पर दबाव बनाने के लिए और भी बहुत कुछ किया जाना है, बहुत कुछ किया जाना चाहिए। भारत सरकार जो किया जाना चाहिए वो नहीं कर रही। जो ज़मीन 1000 किलोमीटर भारत की कब्ज़े पर है उसको छुड़ाने के लिए वो कुछ नहीं कर रही, लेकिन ये प्रतीकात्मक चीज़ें कुछ बैन करके कर रही है, ये दिखाने के लिए कि वो बहुत ही संकल्पबद्ध है और बहुत दृढ़ता के साथ चीन के खिलाफ खड़ी है। लेकिन अभी तक इस तरह का संकेत नहीं मिला है कि वो कुछ करने जा रही है, कुछ कार्रवाई ठोस करेगी। और अब आज की अंतिम खबर लेते हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी PDP की आज सुबह कश्मीर घाटी में होने वाली बैठक को प्रशासन ने नहीं होने दिया। बीते साल 5 अगस्त के बाद से ही पहला मौका था जब PDP नेताओं ने बैठक बुलाई थी, लेकिन बैठक के कुछ घंटों पहले ही पुलिस ने पार्टी नेताओं को बताया कि उनको घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। PDP के महासचिव गुलाम नबी लोन ने कहा कि हमारी बैठक नहीं होने दी गई है, हमारे नेताओं को घर से बाहर नहीं आने दिया गया, मुझे घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं है, इसलिए बैठक को रद्द करना पड़ा है। कई नेताओं ने वीडियो जारी करके कहा कि पुलिस उनको घर से बाहर नहीं जाने दे रही है। इस बीच एक वीडियो में पुलिस ये कहते हुए सुनी जा सकती है कि नेताओं को बाहर जाने की अनुमति नहीं है। पार्टी नेताओं का कहना है कि वैसे तो उनको बैठक करने की अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वे बहुत सीमित नेताओं के साथ घर के अंदर बैठक कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने 1 सितंबर को संभागीय आयुक्त कश्मीर, पुलिस महानिरीक्षक कश्मीर और सिक्योरिटी डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर, SSP श्रीनगर और SSP सिक्योरिटी को इस बारे में सूचित कर दिया था। हालांकि पार्टी नेताओं ने कहा कि उनके पत्र का किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन का कहना है कि केवल उनकी पार्टी के नेताओं को मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्यों हमारे ही नेताओं को घर के अंदर नज़रबंद किया जा रहा है, क्यों महबूबा मुफ्ती पर लगाए गए PSA को बढ़ा दिया गया है। लोन ने कहा कि ये दिखाता है कि सरकार हमसे डरती है। तो एक तरफ तो सरकार कह रही कि सरकार कश्मीर में सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया है, सामान्य हो गया है, सब कुछ ठीक ठाक ढंग से चल रहा है, और ये कुछ नेताओं की घरों में होने वाली बैठक से इतना खौफ, इतना डर सरकार के अंदर है कि वो उनकी बैठक ही नहीं होने दे रही, उनको उनके घर में नज़रबंद कर दे रही है। तो ये पता चलता है कि कश्मीर में हालत कितने ख़राब हैं और सरकार किस तरह के दमनकारी उपाय इस्तेमाल कर रही है। राजनीतिक गतिविधियों को भी इजाज़त नहीं दे रही, सीमित राजनीतिक गतिविधियों को भी इजाज़त नहीं दे रही है, और ख़ास तौर पर PDP पर उसका दबाव ज़्यादा है, उसकी नफ़रत, उसका गुस्सा, उसका दमन का जो फोकस है वो ज़्यादा है। उन्होंने PDP की जो नेता है महबूबा मुफ्ती, उनको भी रिहाई नहीं दी है, उनका जो बढ़ा दिया है टर्म। तो ये बताता है कि सरकार घाटी में और कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने या चलने देने के लिए तैयार नहीं है, और वो तमाम तरह की पाबंदियां, बंदिशें लगा रही है, और इससे हालात सुधरने वाले नहीं हैं। बुलेटिन के अंत में कोरोना से संबंधित ताज़ा तरीन आपको जानकारी दे दें। फिर एक नया रिकॉर्ड बना है कोरोना संक्रमण के मामले में। 83,833 नए मामले आए हैं। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 38,53,000 पहुंच गया है, और दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 2,60,00,000 के पार चला गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जिन्होंने sathhindi.com को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसे सब्सक्राइब भी करेंगे।
कल मैं फिर हाजिर हूँगा कल की बड़ी खबरों के साथ उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।